हाँ ठीक है, तो पेपर का पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको कैसा है। देखो 70 मार्क्स का पेपर है, 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब पैसेज बेस में भी जो क्वेश्चन है वो 4 ईच है। देयर आर 4 ईच क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई कि सैंपल पेपर बेटे मैंने भेजा हो, इसको देख लिया करो। बट उस सैंपल पेपर में आपको इंटरनल चॉइसेस होंगी, पर ये वाले एग्जाम्स में इंटरनल चॉइसेस नहीं है। ठीक, जैसे 2 पैसेजेस है, 1 पैसेज फर्स्ट पैसेज होगा कोई, उसको रीड आउट करोगे, उससे 4 MCQ पूछे जाएंगे आपको, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैसेज होगा जिसमें 4 मार्क्स के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, तो 8 मार्क्स यहाँ पे ही कवर हो जाएंगे। हाँ जी बोलो बेटे, पैसेजेस में से आंसर नहीं होते, पैसेजेस उस चैप्टर के बारे में बताते हैं, थोड़े थोड़े आंसर्स होते हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन हो रही है यहाँ पे एंड यू विल सर्च एंड राइट, दिस इज नॉट द पैसेज, यू विल टोल्ड द कंसेप्ट इन अ पैसेज। आपने उसको कैसे जैसे के ऊपर लागू करना है, द क्वेश्चन गिवन, जो 4 ऑप्शन जो क्वेश्चन होंगे उसी ही, जैसे मैंने अभी पैसेज में क्वेश्चन डाला भी था, इफ यू हैव सीन इन योर टेस्ट, एक इतना बड़ा एस ब्लॉक का पैसेज डाला गया था, उसके रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एस ब्लॉक की हमने सब कुछ उस पैसेज में एस ब्लॉक के सारे हमने कवर कर दिए। देखिए एस ब्लॉक में क्या क्या होता है। अब डिटेलिंग, इसका मतलब आपको इस चीज की होनी चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिखा है तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज यू मस्ट हैव। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में लिखा है तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ही पैसेज आना है। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रीहेंशन कि आपको वहां से सर्च हो जाएंगे क्वेश्चन। जिस आइडिया होगा, ग्लैंस होगा कि ये चैप्टर का है, इसमें से ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मीन्स उसी चैप्टर के 4 क्वेश्चन होंगे, वैसे ये बताता है। ठीक है, तो 2 पैसेजेस होंगे, 4 मार्क्स का जो फर्स्ट पैसेज होगा उसमें MCQ होंगे, 4 मार्क्स का नेक्स्ट जो पैसेज होगा उसमें असर्शन रीजनिंग होगी। 1 स्टेटमेंट असर्शन, कल हम असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने यही करवाना है इस वीक, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, बाकी चैप्टर के लिए आपने NCERT पढ़नी है, जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स का सिलेबस है। फॉर दैट यू विल लर्न ओनली NCERT। समझ आ गई? बाकी 22 मार्क्स के, क्योंकि देखो बेटे केमिस्ट्री में बोर्ड के पेपर भी, हमेशा मैं ये बच्चों को बताती हूँ कि 12th बोर्ड के पेपर भी 60 to 70% NCERT बेस्ड है केमिस्ट्री का। दैट इज वाई केमिस्ट्री में बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। फिजिक्स का होता है कि कहीं मर्जी से आया था थोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री वैसे ही डिफिकल्ट लगती है उनके लिए, तो NCERT पढ़ लें वही बहुत होती है, क्योंकि NCERT में भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पड़े हैं। जो बच्चा पूरा साल, सारा साल क्या करते हो आप, नोट्स पढ़ते हो टीचर्स के, आपको जो दिए जाते हैं, आप क्वेश्चंस की तरफ नहीं ध्यान देते। केमिस्ट्री तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दोगे। आप जिस मर्जी ट्यूशन टीचर के पास चले जाओ, जहाँ मर्जी कर लो, आपने कंसेप्ट समझ के जब तक उसको अप्लाई करना नहीं सीखा ना, तब तक केमिस्ट्री नहीं आनी। वो अप्लाई कैसे होते हैं, जब आप क्वेश्चंस करते हो। जैसे अब आप कह रहे हो ना कि टेस्ट ऐसे आया, जैसे जेई का पेपर इतना हार्ड है बेटे, क्योंकि आपको कंसेप्ट लगाने ही नहीं आते, इसलिए अभी टेस्ट हार्ड लग रहा है हमें। आप वो सिर्फ ये पढ़ लेते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, क्यों जाना है, डिटेलिंग सब कुछ पता होनी चाहिए। दैट इज वाई MCQ आर हार्ड। और ये कोई इजी नहीं करा गया आपके लिए। इफ यू थिंक दैट 22 मार्क्स के MCQ सर्शन रीजनिंग एक इजी कंसेप्ट किया CBSE ने, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग कंसेप्ट कर दिया आपके लिए। क्योंकि जब 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे या 5 मार्क्स के थे, तो हमारे लिए ये होता था कि कुछ ना कुछ आप लिख आते थे, आपको मार्क्स मिल जाते थे। अब 4 ऑप्शन है, अगर B आंसर है तो A लिखोगे 0 है, एज सिंपल एज दैट। इसका तो सीधा फंडा, करेक्ट है तो 1 मार्क्स है, इनकरेक्ट है तो 0 है।
कोई आपको इसमें हाफ नंबर नहीं देख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें आपका, किसी में भी बेटे असर्शन रीजनिंग लगा लो, एमसीक्यू लगा लो, कोई हेल्प नहीं कर सकता। इफ यू ऑप्शन इज ए, यू हैव रिटन बी मींस 0। और ये कंसेप्ट छोड़ के आ जाओगे कोई चीटिंग होती है एग्जाम्स में, 2 सेट आने हैं, बहुत दूर दूर बैठे होने हैं, सभी एक जैसे हुए पड़े हो आप। और कोई हमारे स्कूल में तो आपको पता ही है क्या है कि हम कुछ आपको कुछ करने हिलने भी नहीं देते। तो 22 मार्क्स जो लेने हैं वो आपके लिए जब तक कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और जो बाकी बचते हैं, आप इतने कोई स्कॉलर तो हो नहीं कि आपने एनसीईआरटी रटी हुई है। मैं फिर कह रही हूँ बेटे, नोट सिर्फ रीड करो, उससे कंसेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो। समझ मेरी कुछ बात आ रही है? अब आप 10th भी करके आए हो, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता किस चैप्टर में से आने, सबकी कैसे की वेटेज होती है कुछ ना कुछ। कोई 4 मार्क्स का होता है, कोई 5 मार्क्स का होता है। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा वेटेज रखेगा, अभी बड़ा चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम वेटेज रखेगा, इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट आ जाते हैं, वो भी बड़ा चैप्टर बन जाता है। हाँ, हाइड्रोकार्बन कितना बड़ा चैप्टर है, वो 8 to 9 मार्क्स की वेटेज रखेगा, क्योंकि बहुत है उसमें, एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, बेंजीन भी है, सब कुछ वहां पे ही है। 8 नंबर का केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा होता है। देखो, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है बेटे, इन द बोर्ड ऑल्सो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो एक 5 मार्क्स का ऑर्गेनिक में से सेट होगा, एक 5 मार्क्स का इनऑर्गेनिक में से सेट होगा, और एक 5 मार्क्स का फिजिकल में से सेट होगा। समझ आ गई? अब ऑर्गेनिक में हमें पता है सीधी बात कि 2 चैप्टर्स हैं, बेसिक कंसेप्ट और हाइड्रो, उसमें से हाइड्रोकार्बन ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स वहां सेट हो रहा है। ठीक, अब आ जाओ फिजिकल में। फिजिकल में सबसे बड़ा इस टाइम है क्या? इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो 2 पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें सेट हो जाएगा। अब आ जाओ आप इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक कट गया, एस ब्लॉक कट गया, हाइड्रोजन में कुछ है नहीं, ठीक है? तो रह क्या गया? केमिकल बॉन्डिंग, हाँ इनऑर्गेनिक में आता है। तो आपने कंसेप्चुअलाइज करना है, ये वेटेज ज्यादा रखते हैं, उसके अलावा कईयों की 4 वेटेज होगी, कईयों की 5 होगी, जो बहुत 4 5 सबकी होती है, क्योंकि 14 चैप्टर्स हैं, सबकी इतनी इतनी वेटेज चली जानी है। समझ आ रही है? जब एग्जाम में आप पेपर देने आते हो ना, मेरे से इवन 12th वाले, मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाई तो तब तो 3 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना कम वेटेज वाला चैप्टर होता है ना, उतना वो इजी क्वेश्चन डालते हैं उसमें से, उसमें से नंबर लेते हो आप। समझ आ रही है? वो इतना इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। आपको मैं फिर कह रही हूँ बेटे, टाइम बहुत कम है आपके पास, एक एक चैप्टर उठाओ। असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यू की ड्रिलिंग तो मैंने करनी है इस हफ्ते में, यही कुछ करना है मैंने, ठीक है? एक सैंपल आपके लिए डाल दिया गया टेस्ट कि देख लो भी, ये सैंपल है, और उसकी ड्रिलिंग हमारी जिम्मेवारी है आपके लिए, है ना? उसके बाद अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आप एनसीईआरटी तो क्लियर करो अपनी। आपको बोला गया एसपी और हाइड्रोजन में से रिएक्शन वे क्वेश्चन नहीं है इतने, आप पहले वो कवर क्यों नहीं करते? वो सीधा 10 मार्क्स बनते हैं आपके, हाँ सीधा 10 मार्क्स का बन जाता है अगर उसके क्वेश्चन कर लो बैक साइड, इंटेक्स बैक सब कुछ पढ़ लो। क्योंकि हाइड्रोजन में अगर कोई रिएक्शन बेस है, वो भी स्टार्टिंग में आते हैं, एम्फोटेरिक नेचर हो जाती है कुछ भी, एस ब्लॉक वाले सारे पीछे वाला मेन कंपाउंड तो सारे कट गए हैं। आपके लिए सीबीएसई ने इतना इजी कर दिया, अब आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन रिएक्शन बेस कोल सिन गैस था, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी हाइड्रोजन की, सब कट गई हैं। हमें भी पेपर डालने वक्त सोचना पड़ रहा है अब क्या डालें, सीबीएसई ने सब काट दिया, तो रिएक्शन रह ही क्या गई हैं? वो गिनी चुनी सी रह गई हैं। स्क्रूटनाइज कर नहीं रहे हो, आपको कैसे पढ़ना है आपने?
एग्जाम वाले दिन माइंडेड सिर्फ रिवीजन होती है, केमिस्ट्री में याद कुछ नहीं होती नई चीज। ये समझो कि एग्जाम वाले दिन कोई चैप्टर याद कर लोगे, 2 दिनों में कुछ नहीं होना। 10th नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ रिवाइज कर सकोगे इतना बस टाइम होता है आपके पास। 14 चैप्टर, अगर आप हर चैप्टर को भी 2 आवर्स दो, 2 दिन में कितने घंटे दे लोगे? 8 घंटे भी लगातार पढ़ो तो कहने की बात है, 4 चैप्टर खत्म होते हैं। तो 2 घंटे में बच्चा एक रिवाइज करता है, याद एक चैप्टर 8 घंटे में एक चैप्टर होता है, रिवीजन 2 घंटे में होती है इस चैप्टर की। जब आप डिवाइड करना शुरू करो, सिलेबस हमारी रिवीजन होगी है, मैंने आज एमसीक्यू करवा देने, आपको पेपर पैटर्न बता देना है। कल से हम असर्शन रीजन चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़े थोड़े ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जिसमें एमसीक्यू होंगे। सेकंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। असर्शन रीजनिंग क्या होती है? एक स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसे असर्शन कहा जाता है। वो स्टेटमेंट राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक रीजन पड़ी है नीचे। अब रीजन उस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो हम आगे 4 ऑप्शन करते हैं कि असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन होती है असर्शन ट्रू है बट रीजन भी ट्रू है, पर असर्शन की वो रीजन नहीं है। समझ आ रही है? फिर असर्शन ट्रू होती है, रीजन फॉल्स होती है, तो दोनों ही फॉल्स होते हैं। तो ये थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाते हैं। क्यों? अब ये डिफिकल्टी है बेटे, क्योंकि ये भी 4 ऑप्शन, ये एक तरह की, ये भी 4 ऑप्शन होगी ना। अगर ये ऑप्शन का आंसर ए है और आपने बी कर दिया, 0 मार्क्स। इसमें हम टीचर क्या हेल्प करें? आधा नंबर भी नहीं दे सकते आपको कि आप मार्क्स हम दे दें, कुछ बच्चे ने कुछ लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते हम। या 1 है या 0 है, बस सिंपल है, ये गेम ही सिंपल सी बन गई अब। बेटे डायरेक्ट कैसे लिखो जब ऊपर आपको 4 ऑप्शन ही देगी है? ए ऑप्शन है, बी है, ये सी है या डी है। दैट इज अ ट्रिक वन टीचर, जब आप फेल हो रहे होते हो तब टीचर सोच सकती है आधे नंबर में, मगर एक आप खुद इंटेलिजेंट हो, 4 ऑप्शन आपके सामने हमने रख दिए हैं कि चारों में से एक सिलेक्ट करो, तो आप इसमें से ये कर रहे हो तो आपकी गलती है। ए ऑप्शन कह रही है असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। बी ऑप्शन कह रही है असर्शन करेक्ट है मगर इसकी रीजन नहीं है, मगर रीजन करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रही है असर्शन इज राइट है, रीजन इज रॉन्ग ही है टोटली। अब 4 ऑप्शन कह रही है असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। तो आपको 4 ऑप्शन हमने रखी दी आपके सामने, और क्या करें आपके लिए। फिर 3 to 11 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। अगेन एमसीक्यू वो भी 4 है, 4 में से एक टिक करना है, टिक जो होगा वो ठीक है। वही पैटर्न ही ये आया बेटे सीबीएसई का। फिर उसके बाद फिर असर्शन रीजनिंग है, अगेन 22 नंबर तक ये चलती है। फिर 2 मार्क्स के आते हैं, आई थिंक टोटल 18 मार्क्स के होते हैं वो। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देन 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 22 को असाइड रख लो, बाकी मार्क्स आप फिर अगर ध्यान से क्वेश्चंस करोगे कर सकते हो। एमसीक्यू भी इजी होते हैं अगर आपने कंसेप्ट इजीली पढ़े हो तो। पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक पार्ट में होता है 5 नंबर में, 2 to 1 जैसे आपको टेस्ट में लाना रहता है। इसलिए तो टेस्ट हमने रिवीजन टेस्ट करवाए क्यों जाते हैं बेटे? दीज आर द सैंपल्स कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 to 1 करके आएगा। कभी मैंने एक कोई होगा, कोई मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होगा जो मैंने 3 मार्क्स में डाल दिया होगा आपका, अदरवाइज मैं 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन कभी नहीं डालती, वो 3 नंबर का ही होता है बेटे। आप एक बार 12th क्लास में जाओ, आपको इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन 2 नंबर की है। सी बेटे नहीं, मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी +1 में एकदम से आप आए हो, पूरा साल आप हमारे इन टच में नहीं रहे,
ठीक है। तो अब हम इतनी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, हम इतनी अब घर पे बैठ के पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो, एक एक लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आना, एमसीक्यू भी नहीं बन के आने अगर लाइन पढ़ी होगी तो। पहले सिलेबस सामने रखो, क्या डिलीटेड है क्या पोर्शन है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग सेंटर बेटे वो जेईई एंड नीट की तैयारी करवा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखना कि डिलीटेड क्या है, उन्होंने सब पढ़ाई जाना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा देनी है, चाहे है या नहीं है, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी करवा देनी है। जब सिलेबस में नहीं है हम क्यों कर रहे हैं? पी ब्लॉक में कुछ भी बचा नहीं, एस ब्लॉक में पीछे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कुछ नहीं बचे, क्यों कर रहे हो आप? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जब हमने पेपर में डालना ही नहीं, जब जेई करोगे तब कर लेना। हैंडरसन इक्वेशन भी खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं रह गया। सो प्लीज चेक आउट द सिलेबस और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना। सारा सारा पढ़ने बैठ गए, जो मेन चैप्टर छूट गए, फिर रह जाएगा काम आपका बीच में। फिर वो ये तो पेपर में आया नहीं, ये तो मैम ने करवाया नहीं, ये करवाया था। हम स्कूल में कोरोना के कारण टू बी स्ट्रिक्ट, जितना सिलेबस आएगा उतना ही आपको करवाएंगे, उससे ज्यादा नहीं करवाना हमने। अब एक्स्ट्रा पढ़ना आपकी मर्जी, पढ़ लो, पेपर में नहीं आना क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। क्वेश्चंस करो, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट सुन लिया? कौन कौन से हैं? एन ब्यूटेन, राइट डाउन एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मैं अगेन आई रिपीटिंग, एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटेन and 2,2 मिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो बेटे। मैंने ऑप्शन नहीं देनी, आप अरेंज करो, बस ऑप्शन ही ऑप्शन है। ए एन ब्यूटेन, बी ए 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी ए एन पेंटेन एंड डी ए 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या सबसे ज्यादा? बेटे जितना खुला होगा ना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। आप उल्टा कर रहे हो, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रेट चेन देखो, बड़ी और स्ट्रेट चेन कौन सी है? एन एन पेंटेन। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा एन पेंटेन। मैंने उस दिन भी समझाया, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कार्बन जैसे जैसे बढ़ते हैं, CH2 बढ़ता है, 14U मास बढ़ता है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। मगर जब आइसोमेरिक एल्केन्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं सरफेस एरिया को, जितना सीधा होगा उतना बॉयल ज्यादा करेगा, जितनी उसकी जड़ें निकलेंगी, ब्रांचिंग निकलेंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सबसे आपने सी मुझे बता दिया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन का, क्योंकि इसका कार्बन भी ज्यादा है। तो मानवे इज तुषार इज गिविंग द आंसर कंप्लीट। तो पहला आंसर दे रहे हैं जी एन पेंटेन। फिर आंसर एन ब्यूटेन नहीं है बेटे, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब सोचो 2 मिथाइल ब्यूटेन में कार्बन भी तो ज्यादा है, ये अकेला ब्यूटेन है, ये अकेला ब्यूटेन है, ये तो पेंटेन का ही आइसोमर हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन एक पेंटेन का ही तो आइसोमर हो गया, है ना? तो पहले हम पेंटेन को देखा तो एन पेंटेन को सबसे ज्यादा कह दिया। सेकंड नंबर क्या हो गया? आइसो
पेंटेन मीन्स 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है? तो पहले आइसोमर देखो किसका बनता है, ये स्ट्रक्चर बनाओ इसका। हाँ क्या बना, इसका ही नहीं बना। हाँ अरे बेटे सबसे ज्यादा इसका हो गया, ये तो ब्यूटेन ही है, इसमें तो कार्बन ही कम है। ब्यूटेन में तो कार्बन ही कम है, ब्यूटेन तो छोड़ दो। ब्यूटेन देखो बेटे, मैं आप फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे जैसे कार्बन, हम छोटे कार्बन कहते हैं कि गैसीज है, अप टू 13 कहते हैं लिक्विड है, उसके बाद हम कहना शुरू कर देते हैं सॉलिड्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के बाद, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता ही है। पहले तो हम कार्बन एटम, जिसका कार्बन एटम भी कम है उसके तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही कम है, उसको तो पीछे रखो सबसे। कल देखिए मेरा पेपर भी है, आज पेपर मिलना है। बेटे हमने ये कहते हैं कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो पेंटेन का ब्यूटेन से ज्यादा तो होना ही होना है, तो ब्यूटेन का तो हमने लीस्ट रख दिया। उसके बाद जो बाकी पेंटेन हमारे पास है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फिर उनमें हम देखेंगे कि जो जितना सीधा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। अब यही चीज मैंने समझाई हुई और यही एमसीक्यू की आ गया, आपको कहते हो हार्ड है ये, क्योंकि हम ड्रिलिंग नहीं करते हम अपनी। मेल्टिंग पॉइंट तो सिर्फ वो, मेल्टिंग पॉइंट तो इवन ऑड का क्राइटेरिया है। अच्छा हाँ क्या क्रिस्टलैटिक्स। For an electrophilic substitution, for an electrophilic substitution reaction, the presence of a halogen atom in the benzene ring, the presence of halogen atom in the benzene ring, first part, deactivate the ring by inductive effect. इसकी दो ऑप्शन चूज करनी है, मल्टीपल चॉइस विद 2 राइट ऑप्शंस हैं, ठीक है। Deactivate the ring by resonance, increase the charge density at ortho and para position relative to meta position by resonance. Para, ortho and para position relative to meta position by resonance. Fourth, directs the incoming electrophile to the meta position by increasing the charge density relative to ortho and para position. Again, I am repeating, listen to me carefully. You have to tell me the two right statement. Two right statement you have to tell me. आनी पेपर में एमसीक्यू इस टाइप के नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, for electrophilic substitution reaction, the presence of halogen atom in the benzene ring deactivates the ring by inductive effect, deactivate the ring by resonance, increase the charge density at ortho and para position relative to meta position by resonance, direct the incoming electrophile
to meta position by increasing the charge density relative to ortho and para position. 2 minutes, bas, hurry up. और अच्छा, और क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हो आप, क्वेश्चन बनाओ। द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन का मतलब Cl लगा दूं, मान लो यहाँ पे। अब जब Cl बेंजीन के ऊपर लगा हो तो ये कौन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये अंदर देगा, इलेक्ट्रॉन की खींचेगा। अच्छा, लोन पेयर नजर आ रहे हैं इसके ऊपर? मेरा सारा पढ़ाया है जीरो कर दिया। क्लोरीन खींचेगा -I के कारण, देगा +R के कारण। मैंने कितनी बारी समझाया ये बात, +R का कोई लेना देना नहीं है -I से। +R वो सारे दिखाते हैं जिनके पास यहाँ पे लोन पेयर होता है। जिनके पास यहाँ पे, तो ये रिंग डीएक्टिवेट जरूर कर रहा है -I के कारण। क्यों -I? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। -I तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। समझ कुछ आ रही है? -I इसको खींचने वाला है कि नहीं है? तो ये रिंग को पूरे को डीएक्टिवेट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट एक ये स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन relative to meta position by resonance। तो फर्स्ट एक तो ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि +R के कारण ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं आता जब रेजोनेंस दिखाते हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी +R वाले ग्रुप्स हैं उनका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाना। तो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन ताकि अटैक करे। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ बोलो। पैरा, दिस इज मेटा। सिर्फ पैरा पैर में एक ही है, मेटा भी 2 होती हैं, ऑर्थो भी होती हैं। जीरो पीरियड भी आपका यही और लकी। क्या पढ़ना आपने केमिस्ट्री में? हरिया उनके वो ले लें।